नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुशील जादौन आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर आपकी तैयारी अच्छी चल रही है तो उसी तैयारी को अच्छा, खूबसूरत और बेहतरीन बनाने के लिए मैं आप सभी के सामने आ चुका हूं आपके लिए साथियों 9 बजे वाली जीके जीएस की क्लास को लेकर। आप सभी लोग बहुत इंतजार करते हैं इस क्लास का, यह भी मुझे पता चलता रहता है और बहुत लंबे समय से इंतजार करते ही रहते हैं, यह भी पता चलता रहता है। और जब मैं साथियों क्लास लेने से पहले 5 मिनट पहले चीजों को रेडी कर रहा होता हूं तो मैं आपके कमेंट भी पढ़ता रहता हूं, तो वहां से भी बहुत सारी चीजें मुझे पता चलती रहती हैं कि तुम लोग आपस में क्या बात कर रहे हो। वैसे ये कोई नया नहीं है साथियों, मैं हमेशा बच्चों के फीडबैक अपने तरीके से लेता रहता हूं। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि क्लास शुरू होने से पहले जो आप कमेंट करोगे वो मुझे दिखाई नहीं देंगे। स्क्रीन पर वही कमेंट चल रहे होते हैं पहले 15 मिनट पहले से कि आप आपस में क्या बात कर रहे हो। वैसे मेरा तरीका रहता है कि कई सारे ग्रुपों में, टेलीग्राम वगैरह में मैं चुपके से जुड़ा रहता हूं, जहां पर सिर्फ ये देखता रहता हूं कि बच्चे क्या बात कर रहे हैं। बच्चों को नहीं पता होता कि इस ग्रुप में सुशील जादौन सर भी हैं। बहुत सारे ऐसे ग्रुप होते हैं जिनमें चुपके से व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप जुड़े रहते हैं और वहां पर मैं ये देख रहा होता हूं कि अगर कोई व्यक्ति पूछता है कि यार हिस्ट्री किससे पढ़ें, तो बताते हैं बच्चे की एक सुशील जादौन नाम का बंदा है, उससे जाके पढ़ो। तो मैं चुपके से ऐसी चीजों पर नजर रखता हूं। आप लोड मत लिया करो, तुम पर हर तरह से मेरी साथियों नजर रहती है। साथियों हमारी जो क्लासेस की टाइम टेबल है, जो यूट्यूब पर फ्री क्लासेस चल रही है, वो साथियों अगर हम देखें तो सुबह आपकी 9 बजे रीजन की क्लास होती है, 10 बजे साइंस की क्लास होती है और जैसे ही साथियों शाम के 9 बजते हैं तो मैं आपके सामने जीके जीएस की क्लास को लेके आ जाता हूं, जो बहुत बेहतरीन तरीके से हम कवर कर रहे होते हैं। मेरे पास साथियों यहाँ पर मैथ की क्लास 10 बजे होती है, तो ये हमारी क्लास का टाइम टेबल है जो हम यूट्यूब पर आपके सामने साथियों लेके आते हैं। हमारा साथियों एक टेलीग्राम चैनल है जिसमें साथियों पीडीएफ वगैरह डाली जाती है, तो पीडीएफ के लिए साथियों आप इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं साथियों अपनी क्लास को और बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको चीजें समझाने वाला हूं। आइएगा शुरू करते हैं। दोस्तों अभी तक कुमारी चर्चा करें सर करंट अफेयर कब से पढ़ाएंगे, चलिए पहले इनके डाउट को खत्म कर देते हैं। दोस्तों मेरा मानना यह है कि आप कहो तो करंट अफेयर पढ़ा जा सकता है अभी से, लेकिन मेरा मानना है कि थोड़ा इंतजार कर लिया जाए। पहले जो साथियों हमारी थ्योरी है जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इसको कंप्लीट कर लिया जाए तो करंट अफेयर एक ऐसा सेगमेंट है साथियों कि अगर मैंने आज आपको मान लो पढ़ाया और आपका एग्जाम मान लो साथियों 10 महीने के बाद हुआ, तो मुझे पता है कि एग्जाम में 10 महीने बाद कौन सा करंट अफेयर आने वाला है। जो मैं आज आपको करंट अफेयर पढ़ाऊंगा ना, वो नहीं आने वाला। इसलिए एग्जाम से पहले आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो एग्जाम से 1 महीने पहले करंट अफेयर उठाना, ठीक है? क्योंकि कभी ऐसा भी हो जाता है, अपने पिछले वाला ग्रुप डी देखा होगा, 3-3 साल लग गया बच्चा करंट अफेयर रटते रटते खुद करंट अफेयर हो गया है, लेकिन साथियों उसका करंट का पता ना अफेयर का पता, सिर्फ पढ़े जा रहा था, 3 साल हो गए। तो मैं इसलिए चाहता हूं कि एग्जाम से पहले हम करंट अफेयर को पढ़ेंगे, उससे पहले टच नहीं करेंगे। समझ में आ गया होगा सभी को, दोबारा मत पूछना। दोस्तों अभी तक हम जो पढ़ के आ रहे थे वो इतिहास को पढ़ रहे थे और इतिहास में हमने बहुत बेहतरीन तरीके से चीजों को जाना था और बहुत बेहतरीन तरीके से चीजों को समझते हुए ये समझ में आ गया था हमारे कि दोस्तों भारत के अंदर जब भी सही वक्त आएगा तो सही व्यक्ति एंट्री मार देगा, और वह व्यक्ति कौन थे? महात्मा गांधी। मैंने आपसे कहा था कि महात्मा गांधी जी कब उन्हें खुद फ्लॉप होना है, कब अपने आप को पॉपुलर कर लेना है, ये बात महात्मा गांधी से अच्छी तरह से कोई नहीं जानता था, वो खुद जानते थे। दोस्तों इसी समय पर क्या हो रहा था कि महात्मा गांधी कुछ समय तक फ्लॉप रहे थे और फ्लॉप रहने के बाद महात्मा गांधी जी सबसे पहले तो आपको अपने आप को सविनय अवज्ञा आंदोलन में लेके आते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसमें सत्य महात्मा गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ने के लिए सत्य अहमदाबाद के साबरमती से लेकर, अहमदाबाद में साबरमती नदी है और वहीं साबरमती के किनारे उनका एक आश्रम था, उस आश्रम से लेकर और सत्य दांडी जो गुजरात के अंदर पड़ता है वहां तक एक पैदल यात्रा करी थी और नमक कानून को तोड़ने का काम महात्मा गांधी जी ने किया था। उसी समय पर क्या हो रहा था कि उसी समय पर साथियों जब हमारे देश के अंदर जब साथियों साइमन कमीशन फेल हो गया, तो इस साइमन कमीशन के फेल होने के बाद अंग्रेजों ने हमसे बात करने के लिए 1930 में हमें साथियों कहां बुलाया? लंदन में बुलाया, ब्रिटेन में बुलाया या यूरोप में बुलाया। अंग्रेजों ने कहा आओ आप बैठकर बात करो, आखिरकार आप चाहते क्या हो, प्रॉब्लम क्या है, उस समस्या को सॉर्ट आउट करते हैं। तो जो अंग्रेज बैठकर जहां बात कर रहे हैं ना, वो एक गोल टेबल है, इसलिए इस सभा को, इस सम्मेलन को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या गोल मेज सम्मेलन कह दिया गया था। 1930 में पहला गोल मेज सम्मेलन हुआ, जिस सम्मेलन के अंदर महात्मा गांधी जी ने स्पष्ट मना कर दिया कि भाई साहब बात किस बात की करनी है, बात करने की जरूरत नहीं है, हम बात करने के पक्ष में नहीं है।
और महात्मा गांधी की आवाज मतलब भारत के अंदर कांग्रेस की आवाज। और कांग्रेस साथियों भारत के अंदर इस समय सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती थी। अगर मैं कहूं कि भारत के अंदर साथियों 1885 में स्थापित हुई यह पार्टी जो भारत की आजादी में सबसे अहम रोल निभाती है, और ये भारत की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, मतलब जो ये कहती थी भारत की भी वही आवाज मान ली जाती थी। दोस्तों यहां भारत के अंदर महात्मा गांधी जी ने या हम कहें कांग्रेस ने इस गोलमेज सम्मेलन में 1930 वाले में जाने से मना कर दिया, बोले हम शामिल नहीं होंगे। इसके अंदर कुछ लोग साथियों मेहमान नवाजी करने के लिए पहुंच गए, जिसमें से साथियों हिंदू महासभाओं के संगठन के लोग हुआ करते थे, जिसमें साथियों राजाएं हुआ करते थे, मुस्लिम लीग हुआ करती थी। ये सभी लोग साथियों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे। कांग्रेस नहीं गई, और जब कांग्रेस नहीं गई तो अंग्रेजों को समझ में आ गया कि अगर कांग्रेस नहीं आई तो हमारा इस सम्मेलन का करने का कोई अर्थ नहीं बनता। इसी समय पर 1931 में ब्रिटिश सरकार ने भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन पर प्रेशर बनाया कि महात्मा गांधी जी और कांग्रेस के प्रतिनिधियों को लंदन भेजो, अगर नहीं भेज पाए तो तुम भारत में कर क्या रहे हो। 1931 में गांधी जी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ, एक कंप्रोमाइज हुआ, जिसको आप गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हो, जो 1931 में हुआ, जिसके तहत महात्मा गांधी जी ने कुछ लोगों को जो जेल के अंदर बंद थे आजादी के लड़ने वाले, उनको साथियों रिहा कराया, और कुछ बातें इरविन ने महात्मा गांधी जी की मानी। और महात्मा गांधी जी 1931 वाले गोलमेज सम्मेलन में तो नहीं गए, लेकिन महात्मा गांधी इस इरविन समझौते को करने के बाद 1931 के गोलमेज सम्मेलन में लंदन पहुंचे हैं। महात्मा गांधी जी के साथ सरोजिनी नायडू हैं। एस राजपुताना नाम के जहाज से महात्मा गांधी साथियों लंदन पहुंचे, और महात्मा गांधी जी साथियों वहां पर जाके अपनी बातों को रखते हैं। वहां पर लोग महात्मा गांधी जी पर हंसते हैं, इन्हें नग्न फकीर, अर्धनग्न फकीर कहकर पुकारते हैं। और दोस्तों उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो है, उस व्यक्ति का नाम है रेमजे मैकडोनाल्ड। क्या नाम है? रेमजे मैकडोनाल्ड इस व्यक्ति का नाम हुआ करता था। और दोस्तों इसके बाद में अगले ही साल एक और गोलमेज सम्मेलन होता है, जो साथियों यहां पर 1932 में होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि गोलमेज सम्मेलन जो हुए हैं, तो पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में। ये 3 गोलमेज सम्मेलन है जिनकी डेट आपसे अक्सर पूछ ली जाती है। महात्मा गांधी कौन से गोलमेज सम्मेलन में गए हैं? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए हैं। लेकिन दोस्तों जो रेमजे मैकडोनाल्ड था, वो भारत की स्थिति को समझ रहा था, उससे परिपक्व हो रहा था कि भारत के अंदर इस समय चल क्या रहा है। आपको बताना चाहूंगा कि भारत के अंदर एक समय हुआ करता था, 1909 का 1909 का एक समय हुआ करता था। 1909 के समय पर इन्हें अंग्रेजों ने भारत के अंदर फूट डालो शासन करो का पहला एग्जाम्पल पेश किया था। 1909 में इन अंग्रेजों ने सत्य एक व्यवस्था भारत के अंदर करी थी, जिसमें हिंदुओं को मुसलमानों से अलग और मुसलमानों को हिंदुओं से अलग किया गया था। और अंग्रेज जानते थे कि अगर भारत के लोग सत्य भारतीय होकर लड़ते रहे तो बहुत जल्द भारत को आजाद करा लेंगे। लेकिन अगर भारत के लोग सत्य धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, ग्रुप के नाम पर, समूह के नाम पर लड़ने लगे तो हम आसानी से इनके आंदोलन का दमन कर देंगे। ऐसा साथियों एक्सपेरिमेंट ये 1909 में करके देख चुके थे, जिसे आप मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हो। पहली सांप्रदायिक घटना है जिसमें अंग्रेजों ने भारत के अंदर साथियों सांप्रदायिकता फैलाने का काम किया है, और मार्ले मिंटो को ही भारत के अंदर सांप्रदायिकता का जनक माना जाता है। मतलब इसमें साथियों व्यवस्था यह की गई थी 1909 में कि भारत के अंदर जो चुनाव होंगे उसमें साथियों मुस्लिम वोटर अलग होंगे, उनका मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व यानी कैंडिडेट अलग होगा, हिंदू अलग होंगे, और हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति अलग होगा। आज तक यानी 1909 से पहले तक भारत के अंदर आप देखोगे तो भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम एक होकर साथियों लड़ रहे थे। लेकिन 1909 में इन लोगों ने एक ऐसा बीज बोया जिस बीज को आप ये कह सकते हैं कि हम 1947 तो छोड़ो, आज तक हम उस बीज को नहीं काट पाए। आप जानो इन्होंने व्यवस्था करी कि साथियों यहां पर जो चुनाव होंगे 1909 में, अगर साथियों कोई व्यक्ति हिंदू है तो हिंदू चुनाव लड़ने वाला जो होगा उसके लिए वोट डालने वाले सभी कैंडिडेट कैसे होंगे? साथियों हिंदू होंगे। और अगर कोई व्यक्ति साथियों मुसलमान चुनाव लड़ रहा
बनाए तो उसको वोट डालने वाले व्यक्ति कौन होंगे? उसको वोट डालने वाले व्यक्ति सत्य मुस्लिम होंगे, यानी कि हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में अलग बांटने का काम 1909 में इन अंग्रेजों ने कर दिया था। अभी तक हिंदू मुस्लिम सब एक थे 1909 तक, लेकिन 1909 में जब इस व्यवस्था को पार्लियामेंट्री सुधार के नाम से, जिसे आप जानते हो, इस व्यवस्था को लेकर आई, तो आप बताओ, अगर यहां पर खड़ा हुआ राम अगर दूसरी लाइन में खड़े हुए रहीम की नजरों में देखेगा, तो जो राम और रहीम आज के डेट में एक हुआ करते थे, वो राम रहीम की आंखों में देखकर सोचेगा कि तू अलग है और मैं अलग हूं। ऐसी व्यवस्था अंग्रेजों ने 1909 में कर दी थी, और अंग्रेज यही ऐसा कुछ करना चाहते हैं। तो इस समय पर जब गोलमेज सम्मेलन हो रहे हैं, उस समय रेमजे मैकडोनाल्ड की नजर भारत के एक उभरते हुए सितारे पर थी, और वो सितारा कोई और नहीं, वो सितारा हुआ करता था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। शिक्षा के मामले में, एजुकेशन के मामले में कहीं तो साथियों भारत के उंगलियों पर गिरने जाने वाले व्यक्तियों में से एक B.R. अम्बेडकर, जो साथियों इस समय उभरते हुए सितारे थे। रेमजे मैकडोनाल्ड की नजर सत्य B.R. अम्बेडकर पर इसलिए पड़ी क्योंकि B.R. अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में शामिल हुए थे। तो रेमजे मैकडोनाल्ड को समझ में आ गया कि B.R. अम्बेडकर को क्यों ना मोहरा बनाया जाए, B.R. अम्बेडकर को क्यों ना मोहरा बनाया जाए। और B.R. अम्बेडकर जब तीनों गोलमेज सम्मेलनों में शामिल हुए, तो B.R. अम्बेडकर इन गोलमेज सम्मेलनों में सबसे दलित के पक्षधर थे। जो हरिजन वर्ग होता है, जो दलित वर्ग होता है, उसके पक्षधर थे, और यही इंतजार कर रहा था यहां पर साथियों रेमजे मैकडोनाल्ड, जो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। उसने कहा कि क्यों ना, जिस तरह से हमने हिंदू और मुसलमानों को 1909 में बांट दिया था, क्यों ना हम भारत के अंदर हिंदुओं को दलितों से अलग और दलितों को हिंदुओं से अलग कर दें, जिससे इनमें एक और विभाजन देखने के लिए मिलेगा। और अगर एक और विभाजन देखने के लिए मिला तो साथियों कटेंगे तो बटेंगे, यानी कि साथियों जो लोग अलग अलग हो जाएंगे उन पर साथियों अधिकार करना आसानी से चीजें की जा सकती हैं। इसलिए एक बार पुनः बांटने का काम साथियों रेमजे मैकडोनाल्ड ने किया। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि इस चाल को महात्मा गांधी बहुत जल्दी समझ गए। महात्मा गांधी जी ने इस बात का विरोध कर दिया कि भारत में मैं ऐसा तो नहीं होने दूंगा, भारत में मैं ऐसा तो नहीं होने दूंगा। दरअसल मैं आपको बताना चाहता हूं कि महात्मा गांधी जी और B.R. अम्बेडकर के बीच में कहीं ना कहीं साथियों वैचारिक मतभेद हुआ करता था। दोनों के विचार आपस में नहीं मिलते थे, क्योंकि यहां देखने से स्पष्ट हो रहा है कि B.R. अम्बेडकर एक वर्ग को साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं, और गांधी जी देश को साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। B.R. अम्बेडकर एक वर्ग के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और गांधी जी यहां संपूर्ण देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ना तो यहां B.R. अम्बेडकर गलत है, ना ही यहां पर महात्मा गांधी जी अलग हैं। B.R. अम्बेडकर का मानना ऐसा था कि भारत के अंदर एक वर्ग ऐसा है जो बहुत निम्न तबके का है, और वह वर्ग एक ऐसा वर्ग है जिसके उत्थान के लिए हमें उनके लिए आवाज उठानी पड़ेगी। और महात्मा गांधी जी कह रहे हैं कि इस समय वर्ग की आवाज उठाने की आवश्यकता नहीं है, इस समय देश की आवाज उठाने की आवश्यकता है। अगर हम देश को संपन्न कर पाए तो हम अपने उस वर्ग को संपन्न 100% कर लेंगे। वर्ड लाइट करा है कि अंबेडकर के आगे जी लगाएं सर। हाँ, मुझे थोड़े ज्ञान का अभाव है बेटा, इसलिए आप मुझे जो बताओगे वो मैं लगा लूंगा, ठीक है। आप जी कहेंगे तो मैं आप जी लगाता रहूंगा B.R. अम्बेडकर जी के आगे, है ना। ओके, महात्मा गांधी जी के आगे भी मैं जी लगाता रहूंगा, ठीक है। मुझे थोड़ा ज्ञान कम है ना कि किसके आगे जी लगाना है, किसके आगे नहीं लगाना, तो आप कहेंगे तो मैं लगाता चलूंगा, ठीक है। दोस्तों मैं कहने चाहिए जा रहा हूं कि साथियों एक समय ऐसा हुआ करता था, जैसे हमारे देश के अंदर आज के समय में साथियों लोग कास्ट में डिवाइड हैं, जातियों में डिवाइड हैं। यही चीज जो हुआ करती थी, ये चीज साथियों यूरोप के अंदर भी देखने के लिए मिलती थी, लेकिन यूरोप के लोग साथियों क्लास में डिवाइड होते थे। जैसे हमारे देश के अंदर साथियों कोई क्षत्रिय है, कोई ब्राह्मण है, कोई साथियों यहां पर वैश्य है, कोई शूद्र है, उसी तरह से यूरोप के देशों के अंदर कोई व्यक्ति फर्स्ट क्लास का है, कोई सेकंड क्लास का है, कोई थर्ड क्लास का है, कोई फोर्थ क्लास का है। यहां पर साथियों राजपूत, जाट, ब्राह्मण, वैश्य, दलित, इन सब में आपस में द्वंद्व होता रहता है। और दोस्तों यूरोप के अंदर साथियों जो
फर्स्ट क्लास का व्यक्ति है वो चाहता है कि मैं फर्स्ट क्लास में स्टैंड करता रहूं, फर्स्ट क्लास का बना रहूं। सेकंड क्लास का व्यक्ति सोचता है कि मैं सेकंड क्लास से कब फर्स्ट क्लास में जाऊं। थर्ड क्लास वाला सोचता है कि मैं थर्ड क्लास से सेकंड क्लास में कब जाऊं। यूरोप में साथियों उस तरह से क्लास में लोग बटे हुए, ये फर्स्ट क्लास का व्यक्ति है, सेकंड क्लास का है, थर्ड क्लास का है, और नीचे वाले वर्ग के लोग हमेशा अपनी क्लास को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, मतलब अपनी हैसियत और औकात को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और यही यहां पर हो रहा था कि महात्मा गांधी जी कहना चाह रहे थे कि आज के समय पर हमें अभी देश की आवश्यकता ज्यादा है। हम साथियों जातियों में और समूहों में, ग्रुपों में और धर्म में बट गए तो अंग्रेज हमें आसानी से गुलाम बना लेंगे और हमें कभी आजाद नहीं होने देंगे, ये हमें गुलाम बना के ही रखेंगे। क्योंकि भारत के लोगों की कुछ की तो मानसिकता ऐसी थी, आप जानते हैं प्राचीन काल के अंदर ऐसा माना जाता था कि भगवान के शरीर से सत्यो समूह यानी कि ग्रुपों का निर्माण हुआ है। जैसे कि सत्यो अगर मान लीजिएगा कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति अगर सत्यो वो भगवान ब्रह्मा के सत्यो मुंह से पैदा हुआ तो उसे सत्यो ब्राह्मण कह दिया गया। अगर कोई सत्यो बाजुओं से बाहुबल लेकर पैदा हुआ उसे क्षत्रिय कह दिया गया। जो सत्यो जांग थाई से जो पैदा हुआ उसे वैश्य कह दिया गया। और सत्यो जो पैरों से पैदा हुआ उसे सत्यो यहां पर शूद्र कह दिया गया। लोगों की मानसिकता ऐसी थी कि जो शूद्र हैं तो सबका भार लेकर चलने वाले हैं, वो निम्न तबके के हैं, और शूद्रों के लिए ऐसी भावनाएं बनने लगी। जबकि आप जानते हैं कि अगर एक मां है और एक मां के 4 पुत्र हैं, अगर 4 पुत्र पैदा हुए तो उसमें कौन सा नीचा कौन सा ऊंचा, सभी बराबर होने चाहिए। और अगर पैरों से शूद्र पैदा हुए हैं तो आप बताओ, तो पैर सबसे पवित्र माने जाते हैं। आप भी भगवान के कभी मंदिर में जाते हो तो उनका पैर छूते हो तो शूद्रों को सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए। लेकिन भारत के लोगों की मानसिकता ऐसी थी कि नहीं, शूद्र निम्न तबके के हैं और इनको निम्न व्यवस्था के आधार पर ही देखना चाहिए। वर्ण व्यवस्था के अंदर ऐसी चीजें देखने के लिए मिला करती थी। और इसी का कारण था कि देश के अंदर तो एक बार देश 2 ग्रुपों में बंटने वाला है, एक तरफ हिंदू हैं और एक तरफ दलित हैं। क्यों? क्योंकि साथियों रेमजे मैकडोनाल्ड इस बात को समझ चुका था कि भारत के अंदर एक व्यक्ति जो सबसे ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं उन व्यक्ति का नाम है B.R. अम्बेडकर। और B.R. अम्बेडकर जो रेमजे मैकडोनाल्ड की नजर में आ चुके थे, जो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है, B.R. अम्बेडकर को रेमजे मैकडोनाल्ड ने एक सांप्रदायिक पंचाट दे दिया, एक कम्युनल अवार्ड दे दिया। और ये कम्युनल अवार्ड जो हुआ करता था ये एक ऐसा अवार्ड हुआ करता था जिसके माध्यम से भारत के अंदर हिंदुओं को दलित से अलग करने का प्रावधान किया जा रहा है। गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जब बार गए तो सब तो रेमजे मैकडोनाल्ड ने क्या किया, B.R. अम्बेडकर को एक कम्युनल अवार्ड दे दिया। और कम्युनल अवार्ड क्या था? तो दोस्तों इसके अनुसार जैसे 1909 में व्यवस्था हिंदू और मुसलमानों में की गई थी, उसी तरह से यहां पर दलित और हिंदुओं को अलग करने का काम किया गया। महात्मा गांधी इसीलिए तो गांधी हैं कि महात्मा गांधी इस बात को बहुत जल्दी समझ गए कि देश के अंदर एक और बंटवारा देखने के लिए मिल सकता है। एक और बंटवारा देश के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए महात्मा गांधी जी ने तुरंत इस कम्युनल अवार्ड, इस सांप्रदायिक पंचायत का विरोध कर दिया। और सांप्रदायिक पंचायत हुआ क्या करता था? तो सांप्रदायिक पंचायत दोस्तों दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल से था। मतलब जैसे राम रहीम की नजरों में देखकर अपने आप को राम रहीम से अलग मानता था, उसी तरह से ये अलग पृथक निर्वाचन की बात कर रहा है रेमजे मैकडोनाल्ड, जिससे साथियों आज के समय पर दलित व्यक्ति अपने आप को हिंदुओं से अलग पाए। B.R. अम्बेडकर ने सांप्रदायिक पंचायत साथियों स्वीकार किया और स्वीकार करने के साथ ही महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। महात्मा गांधी जी को जैसे ही गिरफ्तार किया, महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार करने के साथ ही महात्मा गांधी साथियों हट पकड़ गए जेल के अंदर ही। और महात्मा गांधी ने अपना फेवरेट डायलॉग मारा, खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा। लेकिन भारत में इस कम्युनल अवार्ड को लागू नहीं होने दूंगा, सांप्रदायिक पंचायत को लागू नहीं होने दूंगा। अगर सांप्रदायिक पंचायत लागू हुआ तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। लोगों ने B.R. अम्बेडकर को समझाया, कहा कि महात्मा गांधी जी से जाके मिल लो। महात्मा गांधी जी से B.R. अम्बेडकर मिलने को तैयार नहीं है। B.R. अम्बेडकर महात्मा गांधी जी पर लांछन लगाते हैं, कहते हैं कि B.R. अम्बेडकर ने कहा कि महात्मा गांधी जी ने आज तक देश के लिए क्या किया है? असहयोग आंदोलन में ताकत दिखाने की कोशिश करी थी। कितनी ताकत है महात्मा गांधी जी के अंदर मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मैं महात्मा गांधी से नहीं मिलूंगा। लोगों ने कहा कि मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा वाला डायलॉग मारा है।
बी आर अम्बेडकर ने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, महात्मा गांधी सिर्फ हवाई बातें करते हैं, अगर वो जाते हैं माहौल बनाते हैं, माहौल से काम बन जाता है तो बन जाता है। महात्मा गांधी कोई ज्यादा बड़े नेता नहीं है, मैं महात्मा गांधी जी को अच्छे से जानता हूं, मैं महात्मा गांधी से मुलाकात नहीं करूंगा, मैं महात्मा गांधी से मुलाकात नहीं करूंगा। लोगों ने बार बार समझाया कि अगर महात्मा गांधी जी चल बसे, अगर महात्मा गांधी चल बसे तो ध्यान रखना आरोप आपके सर आएगा बी आर अम्बेडकर जी कि बी आर अम्बेडकर जी की वजह से महात्मा गांधी चल बसे। बी आर अम्बेडकर को समझ में आया कि चल के बात कर लेते हैं, क्या हो गया, अगर अनशन पर बैठे हैं तो चल के बात कर लेते हैं। और बी आर अम्बेडकर सत्य महात्मा गांधी जी के पास पहुंचे और महात्मा गांधी जी के पास जाकर बोले क्या प्रॉब्लम है बताओ जल्दी से। तो महात्मा गांधी जी ने कहा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ बात है, बात करो पहले। साथियों 1932 की बात हुआ करती थी, 1932 में महात्मा गांधी जी और बी आर अम्बेडकर बैठे और वहां पर बैठकर एक समझौता किया। इस समझौते को आप जानते हैं पूना पैक्ट या पूना समझौता के नाम से। दरअसल 20 सितंबर 1932 की बात है जब बी आर अम्बेडकर और सत्यो महात्मा गांधी जी के बीच में एक समझौता हुआ। महात्मा गांधी ने कहा देखो अम्बेडकर जी, अंग्रेज यही चाहते हैं कि हम समूह ग्रुप धर्म में बढ़ जाएं और अगर हम ऐसा करेंगे तो भारत कभी आजाद नहीं हो पाएगा। हमें आज आजादी की जरूरत है और आजादी भारतीयों के होने से आ सकती है, किसी ग्रुप किसी समूह को तो अंग्रेज आजाद करने वाले नहीं है, किसी ग्रुप किसी समूह को तो अंग्रेज आजाद करने वाले नहीं है। और अगर आपको भारत आजाद करवाना है तो आप मेरा साथ दो, इस कम्युनल अवार्ड, इस सांप्रदायिक पंचायत को देश के अंदर लागू मत करवाओ। आप टेंशन ना लो, आप कह रहे हो कि निम्न वर्ग है, इसके उत्थान की बात कर रहे हो। मैं भी चाहता हूं इस निम्न वर्ग के लिए, मैं बहुत बड़ा हितैषी हूं, मैं भी चाहता हूं कि दलित वर्ग ऊपर उठे, लेकिन इसका तरीका ये नहीं है कि हम देश के अंदर कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक पंचायत को लागू करवा दें जिससे देश के अंदर एक तीसरा भाग, एक तीसरा ग्रुप, तीसरा समूह बन जाए। हम पहले से ही मुस्लिम लीग से परेशान हैं। बोले क्या करोगे? उन्होंने कहा कुछ नहीं करूंगा। अगर हम बात करें जो आपका स्टेट असेंबली है और जो आपकी सेंट्रल असेंबली है उसके अंदर मैं कुछ ऐसी व्यवस्था कर देता हूं कि जैसे 148 या 147 सीटों की प्रावधान कर देता हूं और तो 18% आरक्षण की व्यवस्था कर देता हूं कि आपकी अगर राजनीति में सक्रियता रहेगी तो आपको, आपके वर्ग को सत्य उत्थान होने में आसानी हो जाएगी और इसी व्यवस्था को आप आरक्षण कहते हैं। बी आर अम्बेडकर को अच्छा लगा ऑफर। महात्मा गांधी जी के इस ऑफर को सुनने के बाद बी आर अम्बेडकर मान गए और तुरंत महात्मा गांधी जी को जूस पिलाया। जूस पिलाने के बाद महात्मा गांधी जी का अनशन टूटा। कहते हैं कि पूना पैक्ट, पूना समझौता एक ऐसा समझौता था कि अगर ये समझौता नहीं होता तो शायद भारत 10-20 साल और लेट चला जाता। महात्मा गांधी जी की बात को बी आर अम्बेडकर माने और महात्मा गांधी जी की एक बात और भी हुआ करती थी कि महात्मा गांधी कभी ये नहीं चाहते थे कि उनके होते हुए कभी कोई और नेता आगे निकल जाए। महात्मा गांधी जी दलितों के हितैषी में आ गए, दलितों के फेवर में आ गए, दलितों के लिए। तो उन्होंने एक बहुत लंबी यात्रा कर डाली, पैदल यात्रा। वह सब तो बैठ गए, अनशन करने लगे, कह रहे मन को शुद्ध कर रहा हूं, भारत के अंदर दलितों की व्यवस्था को सुधारने के लिए बात कर रहा हूं। पैदल यात्रा करी, खुद अनशन पर बैठ गए। और यही नहीं, महात्मा गांधी जी ने तो 1932 की ही बात हुआ करती थी, महात्मा गांधी जी ने छुआछूत लीग का गठन कर दिया और यही छुआछूत का जो गठन किया है यही आगे हरिजन सेवक संघ के नाम से जाना गया है। महात्मा गांधी ने हरिजन नाम दिया है जो सबसे पहले नाम दिया गया है। तो इसका मतलब होता है हरि का अर्थ भगवान, ईश्वर, और जन का मतलब होता है जने हुए, यानी कि वे तो भगवान के रूप में हरिजन नाम दिया। और दोस्तों हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी ने कर डाली। उन्होंने कहा कि हरिजनों का, दलितों का मैं सबसे बड़ा हितैषी हूं। आदित्य 5G कह रहा हरिजन मत बोलना सर प्लीज। मेरे भाई अगर तुम्हारी मानसिकता इतनी तुच्ची क्लास की है, अगर इतनी गिरी हुई मानसिकता है आपकी कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, तो ये बात आप पर निर्भर करती है कि आपको बेटा कहां पढ़ना है और कहां नहीं पढ़ना। दोस्तों मैं पिछले 8 साल से
जीके जैसे सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूं, और जीके जैसे सब्जेक्ट को कुछ छोटी मोटी जगह नहीं, राजधानी के उस केंद्र में खड़े होकर पढ़ा रहा हूं जहां से सालों में कई सारे अच्छे अधिकारी निकल जाते हैं, मुखर्जी नगर में। और मुझे अच्छी तरह से पता है कि मुझे कौन सी चीज कहां पर बोलनी है और कहां पर नहीं बोलनी है, मुझे किसके सामने जी लगाना है और कहां मुझे हरिजन बोलना है, कहां नहीं बोलना। ये प्लीज मुझ पर आप निर्भर रहने दो, क्योंकि जो आपके सामने खड़ा है उसे आप टीचर के रूप में ही देखो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपके लिए यह भी अच्छा रहेगा कि जो बात मैं आपको बता रहा हूं वो मैं आप पर निर्भर कर छोड़ दूंगा कि आप उसको कैसे सोचते हो। मैं सिर्फ आपको यह बता रहा हूं कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। अब ये आपके सोच के ऊपर निर्भर करता है कि आप महात्मा गांधी जी को कैसे देखते हो, आप BR अंबेडकर को कैसे देखते हो। ये तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है। आपको जो सोचना है आप सोच जाओ। मेरा यहां टारगेट सिर्फ एक होगा कि आपका प्रश्न अगर आया कि हरिजन सेवक संघ को पहले किस नाम से जाना जाता था, या हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई, या किसने इसकी स्थापना करी, तो आप वहां पर आंसर दे जाओ। सिर्फ मेरा उद्देश्य ये होगा। और अगर आप ये चाहते हो कि मैं यहां पर एक वर्ग में डिवाइड होकर मैं महात्मा गांधी जी के लिए कुछ बोलूं, या मैं BR अंबेडकर के लिए कुछ बोलूं, या मैं आरक्षण के लिए कुछ बोलूं, या मैं आरक्षण के लिए कुछ ना बोलूं, तो बेटा इस बात का मतलब फिर ये समझो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होने वाला। अगर आप ऐसी मानसिकता लेके बैठे हो ना कि सर आप हरिजन मत बोलो, आप BR अंबेडकर जी के नाम के सामने जी लगाओ, तो बेटा ऐसा नहीं कि मेरे दिल में इनके लिए सम्मान नहीं है। मेरे लिए देश के हर उस व्यक्ति के लिए सम्मान है जो देश के लिए कुछ भी कर रहा है। अगर उसमें तुम भी शामिल हो तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए भी सम्मान है। मैं कई बार शब्दों गांधी जी को पढ़ाते समय गांधी बोल देता हूं, तो कल को कुछ बच्चे कहेंगे सर राष्ट्रपिता के सामने जी नहीं लगा रहे हो। तो ध्यान रखना, मेरे जी लगाने और ना लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके पेपर में क्वेश्चन होने और ना होने से शायद बहुत फर्क पड़ जाएगा। आप भावनाओं में बह के मत पढ़ा करो। मैं जिस कैरेक्टर को पढ़ाऊंगा मैं उसकी अच्छाई पढ़ाऊंगा, शायद बुराई नहीं पढ़ा पाऊंगा। और अगर बुराई होगी और एग्जाम में आई होगी तब मैं उस चीज को पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं एक ऐसे नागरिक को पढ़ाने जा रहा हूं ना जिस नागरिक को मुझे बहुत आगे लेके जाना है, जिसके अंदर वो क्षमता है कि देश के निर्माण का काम वो करेगा। मैं ऐसा सोच के तुम्हें पढ़ाता हूं मेरे लालो। इसलिए इस बात को समझा करो कि जो टीचर तुम्हें पढ़ाने के लिए खड़ा है ना, तो बहुत सारी चीजें लेके खड़ा होगा। समझ पा रहे हो ना? इसलिए आप उसे टीचर के रूप में ही देखा करो कि जो ये व्यक्ति बोलेगा ना हमारी भावनाओं को आहत नहीं होने देगा, और जो बोलेगा वो इस बात को ध्यान में रख के बोलेगा कि प्रश्न तुम्हारा फंस जाए। बात समझ में आ गई? परेशानी क्या है ना कि इतिहास सब्जेक्ट ही ऐसा है कि यहां पर कंट्रोवर्सी होनी लाजमी है, और इस इतिहास को मेरे जैसा टीचर ही झेल सकता है। इसीलिए साथियों अधिकतर टीचर इतिहास नहीं पढ़ाते, क्योंकि इसमें कंट्रोवर्सी इतनी है जिसका कोई जवाब नहीं है। मैं जब मुस्लिम आक्रमणकारियों को पढ़ाता हूं तब मैं इस कंट्रोवर्सी को झेलता हूं। जब मैं यहां BR अंबेडकर गांधी जी को पढ़ाता हूं जब मैं इस कंट्रोवर्सी को झेलता हूं। और मैं जानता हूं कि जैसे ही मैं स्लाइड पर आऊंगा अगला कमेंट क्या होगा वो मुझे अच्छी तरह से पता है, क्योंकि पिछले 8 साल से यही झेल रहा हूं। इसलिए आप एक होनहार छात्र बनो, राजनेता मत बनो। नेता बनोगे तो नेतागिरी करोगे, नेताओं का काम होता है कुटना पिटना, जब जाके नेता बनना। आपको एक छात्र बन के रहना है, एक स्टूडेंट बन के रहना है कि जो हमें मिल रहा है ना हम उसे सीख लेंगे और सीख के अपनी नौकरी लगाएंगे, और नौकरी लगाएंगे तो शासन का या व्यवस्था का हिस्सा बनेंगे, और जिस दिन व्यवस्था का हिस्सा बनेंगे ना उस दिन देश के अंदर कुछ बदलाव करेंगे। अभी आप सिर्फ छात्र हो, आपके कहने से आपके गांव का एक नियम नहीं बदल सकता। देश के नियम की तो बात छोड़ो, अच्छा होगा आप IAS बनो, IPS बनो, और एक कुर्सी पर बैठ के जब एक जिले के अंदर एक ऑर्डर निकालो कि देश अब इस जिले के अंदर ये कानून चलेगा, जिले के अंदर ये व्यवस्था होगी, उस दिन मैं मानूंगा कि तुम कुछ करने। अभी तुम सिर्फ कमेंट कर सकते हो बेटा, कमेंट करने से आगे बढ़ो, व्यवस्था का हिस्सा बनो, और जिस दिन व्यवस्था का हिस्सा बनोगे ना उस दिन बदलाव करना, उस दिन आपके बदलाव को मैं सैल्यूट करूंगा। बहरहाल 1932 में महात्मा गांधी जी ने दोस्तों हरिजन सेवक संघ की स्थापना कर दी है, और महात्मा गांधी जी दिखाना चाह रहे हैं कि दोस्तों मैं हरिजनों से अलग नहीं हूं, मैं भी हरिजनों के पक्ष में हूं, मैं भी हरिजनों का हितैषी हूं, मैं भी चाहता हूं कि हरिजनों का उत्थान हो, लेकिन ऐसे ना कि अंग्रेज जैसे चाहे ऐसे हो, नहीं, हम करेंगे, हम व्यवस्था करेंगे इन लोगों के लिए, लेकिन वो व्यवस्था हमारी होगी।
वो व्यवस्था हमारी होगी। हम अंग्रेजों के हिसाब से कम्युनल अवार्ड को लागू नहीं होने देंगे, हम सांप्रदायिक पंचायत को लागू नहीं होने देंगे। और दोस्तों ध्यान रखना, B.R. अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए हैं और जिसकी वजह से साथियों रेमजे मैकडोनाल्ड की नजर B.R. अम्बेडकर पर पड़ी थी और B.R. अम्बेडकर को ही सांप्रदायिक पंचायत इन्होंने देने का काम किया था। ओके विवेक मेरे भाई, थैंक यू। विवेक ने पैसों की बारिश कर दी है। साथियों क्या हुआ कि जब देश के अंदर महात्मा गांधी जी ने B.R. अम्बेडकर को अपने साथ ले लिया तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक बात कही कि सच में महात्मा गांधी जी आप महात्मा, आप उस वक्त पर ऐसा काम कर देते हो जब सच में उस काम को करने की आवश्यकता होती है। B.R. अम्बेडकर को साथ लेने का मतलब है कि आपने देश के अंदर एक और विभाजन को होने से बचा लिया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि सच में आप महात्मा हो। कहा जाता है कि 1934 का समय हुआ करता था जब साथियों कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना नरेंद्र देव और साथियों जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा कर दी जाती है और ये लोग अपने हिसाब से इस आजादी की लड़ाई को लड़ने की कोशिश कर रहे थे। इसी समय पर देश के अंदर एक और उभरता हुआ चेहरा उठने लगा। यही वह वक्त हुआ करता था जब देश के अंदर एक ऐसा व्यक्ति आया कि जो अगर तुम्हारे सामने मेरी तरह 5 मिनट बोले और 5 मिनट बोलने के बाद कहे तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो आप कहोगे सर कितना लीटर चाहिए ये बताओ, हमें सिर्फ आजादी दो, हम तुम्हारे साथ हैं। और उस शख्स का कोई और नाम नहीं, उस शख्स का नाम हुआ करता था नेताजी उर्फ सुभाष चंद्र बोस। एक ऐसे व्यक्ति हुआ करते थे जो अपने आप को भारत के अंदर प्रतिस्थापित कर रहे थे। और दोस्तों बहुत कम समय पर सुभाष चंद्र बोस इतने पॉपुलर हो गए क्योंकि सुभाष चंद्र बोस एक एजुकेटेड पर्सन थे, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे और इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने अपने आप को भारत के अंदर बहुत जल्द फेमस कर लिया और लोगों के दिल में सुभाष चंद्र बोस के लिए बहुत इज्जत बढ़ गई। एक समय हुआ करता था जब साथियों 1938 का समय है, 1938 के समय पर यह हरिपुर साथियों गुजरात के अंदर पड़ता है। वहां के अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस को दे दी जाती है। कांग्रेस के अधिवेशन हर साल होते थे और हर साल एक व्यक्ति अध्यक्ष बनता था। अध्यक्ष बनने का मतलब निश्चित सा है कि साथियों वो व्यक्ति देश के अंदर अपनी औकात रखता है, निश्चित रखता है। जैसे आज के समय पर आप कांग्रेस में देखो, कांग्रेस में एक लंबे समय से एक ही व्यक्ति अध्यक्ष चला आ रहा है क्योंकि आज के समय में कांग्रेस में शायद परिवारवाद आ गया होगा, लेकिन उस समय की बात हुआ करती थी जब कांग्रेस के अंदर जो भी व्यक्ति अध्यक्ष बनता था उस व्यक्ति की एक वैल्यू हुआ करती थी। और साथियों 1938 में हरिपुर अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। जैसे ही सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया, सुभाष चंद्र बोस देश के अंदर और फेमस। सुभाष चंद्र बोस देश के अंदर और फेमस हो गए। और मैं बार बार कहता हूं कि महात्मा गांधी जी को यह बात हजम नहीं होती थी कि उनके होते हुए कोई और चेहरा उभर के भारत के अंदर आए, कोई और चेहरा उभर के भारत के अंदर आए। महात्मा गांधी जी को यह बात हजम नहीं होती थी और महात्मा गांधी जी इंतजार किए। इंतजार करने के बाद कुछ ही समय बाद अगले ही साल 1939 की बात है, 1939 में इस बार त्रिपुरी के अंदर अधिवेशन होना था और त्रिपुरी साथियों मध्य प्रदेश MP के अंदर पड़ती है। और जैसे ही इस इलेक्शन की बात आई, सुभाष चंद्र बोस उंगलियों पर नाम गिना जा रहा था। ऐसे समझो कि सुभाष चंद्र बोस पूरे देश के अंदर हो रहा था। लेकिन महात्मा गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा? लोगों ने कहा सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी ने कहा ऐसे नहीं होगा, अब अध्यक्ष बनने के लिए चुनाव होंगे, जो व्यक्ति चुनाव जीतेगा वो व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा इसमें प्रॉब्लम क्या है, इलेक्शन करवा लिए जाए, जो चुनाव जीतेगा वो अध्यक्ष बनेगा। सुभाष चंद्र बोस इलेक्शन में खड़े हो गए। जब सुभाष चंद्र बोस इलेक्शन में खड़े हुए तो दोस्तों महात्मा गांधी जी ने अपना कैंडिडेट उतार दिया, अपना सदस्य उतार दिया। बोले मेरी तरफ से
ये व्यक्ति चुनाव लड़ेगा और इस व्यक्ति का नाम था पट्टाभी सीतारामैया। क्या नाम था? इस व्यक्ति का नाम था पट्टाभी सीतारामैया। महात्मा गांधी जी ने अपनी तरफ से इस पट्टाभी सीतारामैया को चुनाव में उतार दिया। तो अब चुनाव हो रहा है 1939 में। त्रिपुरी के अंदर अध्यक्षता कौन करेगा? और एक तरफ भारत के अंदर बहुत कम समय में अपनी क्षमता को बढ़ाने वाला व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस खड़े हैं और दूसरी तरफ देश के सबसे होनहार नेता और देश में सबसे ज्यादा पॉपुलर रहे नेता महात्मा गांधी जी का कैंडिडेट जिसका नाम है पट्टाभी सीतारामैया। विवेक करें सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आई लव यू सर। और 40 रुपए इन्होंने सुपर चैट दिया। बेटा पैसे वैसे मत दिया करो, और मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं ऐसा नहीं है, आप बहुत अच्छा पढ़ते हो इसलिए मैं बहुत अच्छा पढ़ा पाता हूं। ठीक है, आज तक सर तो यही एक कमेंट होता है कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, और मेरा एक ही जवाब होता है कि बहुत अच्छा नहीं पढ़ाता। आप सब बहुत अच्छा पढ़ते हो इसलिए बहुत अच्छा पढ़ा पाता हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि सर तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस बहुत फेमस हैं, लेकिन महात्मा गांधी कोई कम फेमस थोड़ी है। महात्मा गांधी ने कहा कि हम चेहरा उभरने नहीं देंगे, अपना कैंडिडेट उतार दिया। इस कैंडिडेट का नाम है पट्टाभी सीतारामैया। अब चुनाव किसके बीच में हो रहा है? चुनाव ऐसा हो रहा है कि एक वह व्यक्ति जो लोगों के दिल की धड़कन है और एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों के दिल की जान है, महात्मा गांधी। उनका कैंडिडेट पट्टाभी सीतारामैया लड़ रहा है और दूसरी तरफ स्वयं सुभाष चंद्र बोस खड़े हैं। अब लोगों के दिमाग के अंदर संशय बन गया, वोट दे तो दे किसे, वोट दे तो दे किसे। और हुआ क्या कि इस तराजू के दोनों पल्लों में साथियों सुभाष चंद्र बोस का पल्ला भारी पड़ गया और यहां पर सुभाष चंद्र बोस ने साथियों पट्टाभी सीतारामैया को चुनाव में हरा दिया। पट्टाभी सीतारामैया को चुनाव में हरा दिया और जैसे ही पट्टाभी सीतारामैया चुनाव के अंदर हारे, महात्मा गांधी को समझ में आ गया ये तो नहले पे दहला हो गया। एक तो उभरता चेहरा था जिसे रोकना चाहता था, दूसरा उभरते हुए चेहरे पर मुकुट और लग गया। अब तो स्पष्ट हो गया कि देश के अंदर गांधी जी से भी बड़ा कोई नेता है और उस नेता का नाम है सुभाष चंद्र बोस। उस नेता का नाम है सुभाष चंद्र बोस। और महात्मा गांधी जी इस हार को सहन न कर सके और महात्मा गांधी जी ने डायलॉग मारा, मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं। लोगों ने कहा बैठो, हमारे दिल में सुभाष चंद्र बोस आज भी हैं, कल भी हैं और हमेशा रहेंगे। महात्मा गांधी को समझ में आ गया बैठने में फायदा नहीं है, इस बार आंदोलन धरना कुछ नहीं है। महात्मा गांधी ने हवाबाजी में एक स्टेटमेंट दे दिया और कहा ये हार पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं है, ये हार मेरी हार है। आज देश में गांधी हार गया, आज देश में गांधी हार गया, ऐसा स्टेटमेंट साथियों महात्मा गांधी ने दे दिया। आसिफ ने फिर से 40 रुपए सुपर चैट दे रहे हैं। बट आप किस लिए देते हो पैसे ये बताओ, हैं? तुम्हारे लिए लड्डू लेके आया करूं जो आप सुपर चैट में इतने पैसे देते हो। ये बच्चे जो सुपर चैट देते रहते हैं, इन सबके लिए लड्डू लाके क्लास में लड्डू बांट दिया करूं। बताओ क्यों पैसे देते हो? पढ़ाई पर। कहने का मतलब यह है कि जब महात्मा गांधी का यह स्टेटमेंट आया कि देश के अंदर आज गांधी हार गया, इस बात से पूरा देश इवन सुभाष चंद्र बोस भी आहत हो गए कि ये मैंने क्या कर दिया। देश के अंदर गांधी हारने का मतलब है कि एक बहुत बड़ा कलंक लग जाना। दो लोग इतिहास में क्या कहेंगे कि सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को हराया, उन गांधी जी को हराया जो देश के लिए 1915 से आजादी की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और 1939 में गांधी जी को एक नए लड़के ने हरा दिया। अच्छा, कुछ लोगों के अंदर साथियों एक जज्बा होता है, एक हुनर होता है, एक ताकत होती है। वो ताकत कभी हमारे अंदर भी हुआ करती थी दोस्तों। ये ताकत एक ऐसी ताकत होती है कि अगर आप किसी चैनल पर पढ़ा रहे हो और उस चैनल पर आपको लगता है प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अबुल कलाम जी का एक, अभी आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि अबुल कलाम जी साथियों कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। गांधी जी भारत में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने वाले थे। गांधी जी ने अबुल कलाम जी को बुलाया और कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान कर दो। अबुल कलाम जी ने कहा कि सोच लो गांधी जी एक बार, कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए। गांधी जी ने कहा गांधी नाम है हमारा, गांधी नाम है हमारा, अगर इस अध्यक्ष पद का आप रौब दिखा रहे हो तो रेत का बालू उठा के कांग्रेस से बड़ी पार्टी खड़ी कर दूंगा। दोस्तों अक्सर सुभाष चंद्र बोस के अंदर भी वो रुतबा हुआ करता था, बोले अगर कांग्रेस का रौब दिखा रहे हो तो इससे कांग्रेस से बहुत बड़ी पार्टी खड़ी कर दूंगा। नाम सुभाष चंद्र बोस है मेरा, और मेरा भी ये तौर हुआ करता था कि अगर इस
नाम का रौब दिखा रहे हो तो इससे बहुत बड़ा नाम खड़ा कर दूंगा। इसी तरह हमने भी कई सारे चैलेंज छोड़ दिए थे। सुभाष चंद्र बोस के अंदर क्षमता थी, उनके अंदर पावर था, उनके कर गुजर जाने की सत्य इच्छा थी। और ऐसा व्यक्ति बहुत खतरनाक होता है और कहा जाता है कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उससे मिलाने की कोशिश करती है, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो बहुत सारी प्रॉब्लम तुम्हारे सामने आ जाती हैं। अगर आप चाहो कि मुझे एग्जाम की तैयारी करके और बहुत बड़ा अधिकारी बनना है तो अगले दिन आपके सिर में दर्द होगा, पैर में दर्द होगा, घर पर रिश्तेदार आ जाएंगे, कमरे में पढ़ने की जगह नहीं मिलेगी, किसी दिन लाइट नहीं आएगी, एसी नहीं चलेगा, सारी कायनात तुमको दूर करने की कोशिश करती है। आज के समय में ऐसा चलता है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस थे, इनके अंदर क्षमताएं कुछ ज्यादा हुआ करती थी। और क्षमताएं इतनी ज्यादा थी कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा रखो ये लेटर, आज रिजाइन मारता हूं ऐसे अध्यक्ष पदों से। ऐसी कितनी ही कांग्रेस पार्टियां खड़ी कर दूंगा, क्या कांग्रेस पार्टी सुभाष चंद्र बोस को रोक पाएगी? तुरंत सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी हार गया इस बात के स्टेटमेंट के बाद साथियों अपने इस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। और जैसे ही इस्तीफा दिया बोले रखो अपनी पार्टी अपने पास। सुभाष चंद्र बोस आजादी की लड़ाई को अपने हिसाब से लड़ेगा। सुभाष चंद्र बोस नाम है इनका, हल्के में मत लेना। बताने वाला हूं अभी क्या करेंगे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा मारा और अगले ही मिनट एक और इस्तीफा लिख दिया, बोले कांग्रेस पार्टी से ही रिजाइन, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, ना अध्यक्ष ना पार्टी का सदस्य, पकड़ो इसको। और साथियों मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, सुभाष चंद्र बोस ने तुरंत उसी समय 1939 में इस्तीफा दिया है और 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस ने एक नई पार्टी खड़ी कर दी। इस पार्टी का नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। सुभाष चंद्र बोस ने एक पार्टी खड़ी कर दी, पार्टी का नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। खान सर के जैसे पढ़ाते हैं सर आप बड़ा आप मेरा किसी से कंपेयर ना करें, मैं किसी की तरह नहीं पढ़ाता, मैं सिर्फ सुशील जादौन सर की तरह पढ़ाता हूं और सुशील जादौन सर मैं ही हूं। बाकी ये कमेंट मैं पिछले बहुत दिन से देख रहा हूं कि आप इन वाले सर की तरह पढ़ाते हैं, आप इन वाले सर की तरह पढ़ाते हैं। तो जिन सर का आप नाम लिखते हैं वो सर बहुत श्रद्धेय हैं और बहुत बड़े टीचर हैं, मैं उनके जैसा कभी नहीं बन सकता। मैं सिर्फ नॉर्मल और सामान्य रहूंगा, अपने ही लहजे में पढ़ाता रहूंगा, बाकी टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर देते हैं। दोस्तों अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, पहला क्वेश्चन कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस सन में हुई, तो आप एक आंसर करेंगे सर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुई। दूसरा क्वेश्चन फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने करी, तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने करी। तीसरा क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट पर बनेगा, और कॉन्सेप्ट क्या होगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किस घटना के बाद करी। अब आपका आंसर क्या होगा? अब आपका आंसर क्या होगा? तो अब आप कहेंगे कि जब सुभाष चंद्र बोस ने साथियों कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया, उसके अध्यक्ष पद से भी और सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया, तो साथियों त्रिपुरी अधिवेशन के अंदर अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी। एक बच्चे ने 40 रुपए भेजे फिर से और कह रहा सर इंडियन लीडर आपस में क्यों लड़ते थे। दोस्तों आज के समय पर आप नहीं देखते, आज के समय में भारत के अंदर कई पार्टियां हैं और कई पार्टियों के अंदर कई लीडर हैं, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है और आपस में लड़ते रहते हैं। उद्देश्य साफ है, अपना वर्चस्व बनाए रखना, देश के ऊपर राजनीति से राज करना, यही उद्देश्य रहा होगा। इन नेताओं का भी यही उद्देश्य रहता था, अपना चेहरा चमकाना। क्लियर हुआ? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी। दोस्तों लेकिन एक प्रश्न ऐसा है जो कई बार टीचर स्किप कर जाते हैं, लेकिन मैं तो करने वाला नहीं हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 के अंदर एक परीक्षा हुई थी। उस परीक्षा का नाम था यूपी SSSC पैट के नाम से एक परीक्षा होती है, वही परीक्षा जिसमें यह क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि महात्मा गांधी जी ने लंगोटी बांधना कब सीखा। उसी परीक्षा के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जब सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया तो बाकी बचे हुए समय के लिए अध्यक्ष कौन बना था, और इस प्रश्न का आंसर है राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न समझ पाए? मैंने आपसे कहा
कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दिया, और जब कांग्रेस पद से इस्तीफा दिया तो भाई बचा हुआ जो टाइम टेलिनोर है, जो बचा हुआ समय है, अब इसमें कोई तो अध्यक्षता करेगा कांग्रेस की, तो बचे हुए समय में अध्यक्षता किसने करी? तो यही क्वेश्चन पूछा गया था कि सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद जी को दे दी गई। बाकी समय में राजेंद्र प्रसाद जी ने संभाली। कुछ बच्चे इसे पट्टा में सीता में ये आंसर लगाने की कोशिश करते हैं, जो गलत हो जाएगा। तो इस्तीफा देने के पश्चात राजेंद्र प्रसाद साथियों अध्यक्ष बनते हैं, और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने के बाद सुभाष चंद्र बोस चले गए जर्मनी। जर्मनी सुभाष चंद्र बोस चले गए, और महात्मा गांधी जी कहां है? भारत में। सुभाष चंद्र बोस ने कहा हम दिखाते हैं आजादी कैसे आती है, हम दिखाते हैं आजादी कैसे आती है। और सुभाष चंद्र बोस जाके जर्मनी के अंदर एक व्यक्ति से मिलते हैं, और इस व्यक्ति का नाम था हिटलर। और हिटलर से जब मिलते हैं तो हिटलर बड़े दूरदृष्टि वाला व्यक्ति था। हिटलर पहचान गया सुभाष चंद्र बोस को, और हिटलर सुभाष चंद्र बोस से मिला, हेलो नेताजी, हेलो नेताजी। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का टाइटल किसने दिया है? दरअसल हिटलर ने ही सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का टाइटल दिया है। सर आप बहुत अच्छे लगते हो, अपना कैप मुझे गिफ्ट कर दो सर। बेटा ये गिफ्ट कैप उसी को होगा जो सिलेक्शन लेके आएगा। अब देख लो किसके नसीब में आएगा, जो सिलेक्शन लेके आएगा उसी को ये हमें कैप देंगे। और कैप बहुत सारे बच्चे साथियों कमेंट करते रहते हैं, सर आप कैप क्यों नहीं हटाते? एक बच्चा फेसबुक पर कमेंट कर रहा था मेरे फोटो के नीचे, सर आप इतने स्मार्ट हो फिर आप कैप लगा के क्यों पढ़ाते हो? मैंने कहा बेटा ये राज की बातें, इसे राज ही रहने दो, ये हमारा स्टाइल है। बहरहाल हिटलर एक ऐसा व्यक्ति है, जर्मनी का व्यक्ति हुआ करता था। और दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि जर्मनी इस समय बहुत हाईलाइटेड हो रहा था, क्योंकि बहुत जल्द आप देखेंगे विश्व युद्ध शुरू होने वाला है, और जर्मनी हाईलाइट हो रहा था, पूरी दुनिया से लग रही थी। और उस समय सुभाष चंद्र बोस जानते थे कि अंग्रेजों पे कैसे प्रेशर बनाया जाएगा। अंग्रेजों पर प्रेशर बनाना है तो सिर्फ देश के अंदर नहीं बनाना पड़ेगा, देश से बाहर से भी प्रेशर बनाना पड़ेगा। और सुभाष चंद्र बोस साथियों जर्मनी जाते हैं, वहां हिटलर से मिलते हैं, और हिटलर हेलो नेताजी यानी नेताजी का टाइटल सुभाष चंद्र बोस को देते हैं। और सुभाष चंद्र बोस एक दिन रेडियो पर साथियों इंटरव्यू दे रहे होते हैं, संबोधित कर रहे होते हैं, और वहां से सुभाष चंद्र बोस एक स्टेटमेंट बोलते हैं कि मैं भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का बहुत सम्मान करता हूं, मैं भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का बहुत सम्मान करता हूं। दरअसल रेडियो पर यह संबोधन सुभाष चंद्र बोस ने किया, और दोस्तों वहीं से एक प्रश्न बना कि महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा? तो दरअसल राष्ट्रपिता की उपाधि जब मैं महात्मा गांधी जी पढ़ा रहा हूंगा तब मैंने कहा होगा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को किसने कहा है? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। और रेडियो के माध्यम से जब वो जर्मनी गए तो जर्मनी से साथियों राष्ट्रपिता कहकर सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी जी को पुकारा है, और पहली बार राष्ट्रपिता। साथियों यूट्यूब व्हाट्सएप के अंदर या फेसबुक पर साथियों आपने बहुत सारा ज्ञान देखा होगा, वहां पर एक ज्ञान चलता है कि महात्मा गांधी जी को कभी राष्ट्रपिता की उपाधि टाइटल दिया ही नहीं गया। अगर आपसे क्वेश्चन बने कि राष्ट्रपिता कौन है तो आप महात्मा गांधी ही आंसर लगाइएगा। महात्मा गांधी जी सब तो देश के अंदर काम कर रहे हैं, और उसी समय 1939 से लेकर 1945 तक देश के अंदर सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। और उस समय सुभाष चंद्र बोस जर्मनी के अंदर हैं, और जर्मनी के अंदर वहां से रणनीति बना रहे हैं सुभाष चंद्र बोस, और देश के अंदर महात्मा गांधी। आज हम सुभाष चंद्र बोस पर बात करेंगे, कल हम महात्मा गांधी जी पर बात करेंगे। सुभाष चंद्र बोस जर्मनी जा चुके हैं, और आपको बताना चाहूंगा कि सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी के अंदर जाके तो फ्री इंडियन सेंटर की स्थापना कर दी। और फ्री इंडियन सेंटर मतलब एक सेना बना रहे हैं सुभाष चंद्र बोस, और सेना क्या काम करेगी? आजादी। तिवारी जी ओके, हाँ सेना क्या काम करेगी? आजादी। तो फ्री इंडियन सेंटर की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने जर्मनी के अंदर करी, और जर्मनी के अंदर जब इसकी स्थापना की गई तो आपको बताना चाहूंगा कि सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी के अंदर ही फ्री इंडियन लीजन आर्मी की भी स्थापना कर दी, जो सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी के अंदर ही की है। लेकिन दोस्तों समझने वाली बात यह होगी कि हमारा जो क्षेत्र था देश का वो इस समय अंग्रेजों के अधिकार में था। हमारा देश जो था इस समय अंग्रेजों के अधिकार में था, और बहुत सारे क्षेत्र
अंग्रेजों के अधिकार में हुआ करते थे। मैं बात करूं तो भारत के नीचे आप देखते होंगे एक अंडमान निकोबार द्वीप है हमारा, जो केंद्र शासित प्रदेश में आता है। ये अंग्रेजों के साथ अधिकार में हुआ करता था। ये भारत के ही बराबर में एक देश पड़ता है जापान, दूर है लेकिन पड़ोसी कह सकते हैं। हमारा तो दूर का भी पड़ोसी होता है अगर हमारा काम पड़े तो। जापान साथियों बगल में ही है। जापान के लोगों ने साथियों अंडमान निकोबार पर अटैक कर दिया और अंडमान निकोबार को अपने अधिकार में ले लिया। अब अंडमान निकोबार को जब अधिकार में लिया तो अंग्रेजों ने भारतीय आर्मी को, जो भारतीय लोग थे वो ब्रिटिश सेना में भर्ती हुआ करते थे, तनख्वाह मिला करती थी, तो अंग्रेजों के कहने पे लड़ा करते थे। साथियों यहां पर अंग्रेजों ने उस ब्रिटिश सेना को, जिसमें भारतीय व्यक्ति थे, उनको भेज दिया लड़ने के लिए इन जापानियों से। और जापानी कुंफू कराटे करने वाले व्यक्ति, अगर आप समझो कि साथियों कोई व्यक्ति सामने से गोली चलाए, आप सामने से गोली चलाओ, निश्चित सी बात है आपका निशाना सही होगा तो आप जीत जाओगे। अब कोई व्यक्ति उछल कूद करके पेड़ पर चढ़ के, कभी नीचे कूद के, कभी कला मार के गोली चलाए, आप उससे कैसे जीत पाओगे? अपना निशाना ही नहीं लगा पाओगे। तो जापानी व्यक्ति कुंफू कराटे और गोलियां आधुनिक हथियार के साथ अंडमान निकोबार के क्षेत्र में आए थे। और जब भारतीय व्यक्तियों के सामना हुआ तो भारतीय व्यक्तियों को जापानी लोगों ने हरा दिया। और इस समय सत्य भारतीय सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे, वह नेतृत्व कर रहे थे सत्य मोहन सिंह। और मोहन सिंह को समझ में आ गया कि जापानियों ने उनको मारा नहीं, पकड़ के बिठा लिया। मोहन सिंह लड़ने के लिए गए थे, जापानियों से हारे और जापानियों को मोहन सिंह ने बिठा लिया। मोहन सिंह को समझाया, बोले किसकी बातों में आ रहे हो? अंग्रेज ना तुम्हारे भले ना हमारे भले, किसके लिए लड़ने के लिए आ रहे हो? दोस्तों दरअसल यहाँ पर दो व्यक्ति हुआ करते थे जापानी। एक व्यक्ति का नाम है, इसका नाम है फूजीहारा, और एक व्यक्ति का नाम हुआ करता था तो प्रीतम सिंह। ये फूजीहारा और प्रीतम सिंह मिलके मोहन सिंह का मदद करते हैं। और मोहन सिंह साथियों 1940 के समय पर INA का गठन कर देते हैं। ये INA इंडियन नेशनल आर्मी के नाम से जानी गई। इसी को आप इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के नाम से जानते हो, और आगे चल के यही जानी जाएगी आजाद हिंद फौज के नाम से। फूजीहारा प्रीतम सिंह की मदद से मोहन सिंह ने एक सेना खड़ी कर दी। और यह सेना जब खड़ी की गई तो बताना चाहूंगा कि 1942 में इसका अध्यक्ष बनाया गया, जो कि रास बिहारी बोस को INA का अध्यक्ष बनाया गया। दोस्तों 1942 में रास बिहारी बोस INA के अध्यक्ष बने। 1943 में सुभाष चंद्र बोस को साथियों अध्यक्ष बनाया गया। 1943 में सुभाष चंद्र बोस को INA का अध्यक्ष बनाया गया। और जैसे ही सुभाष चंद्र बोस INA के अध्यक्ष बने, INA को सुभाष चंद्र बोस ने 4 भागों में तोड़ दिया, 4 टुकड़ियों में तोड़ दिया। और 4 टुकड़ी कैसे बनाई? महात्मा गांधी जी के नाम से भी टुकड़ी बनी है, जरा गौर फरमाइएगा। यानी INA को सुभाष चंद्र बोस ने 4 भागों में, 4 ग्रुपों में डिवाइड कर दिया। पहली बटालियन बनाई जिसका नाम ही रख दिया महात्मा गांधी बटालियन। आप बताओ ये महात्मा गांधी जी का सपोर्ट है कि कमेंट पास कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस? एक तरफ तो सुभाष चंद्र बोस से बन नहीं रही है, दूसरी तरफ INA को तोड़कर एक टुकड़ी, एक बटालियन ही बना दी, महात्मा गांधी जी बटालियन। आप बताओ महात्मा गांधी देश के अंदर अहिंसा अहिंसा कहते हुए चिल्लाते हैं, और दूसरी तरफ साथियों अगर महात्मा गांधी बटालियन जितने भी अंग्रेजों को मारेगी, ये खाते में किसके जुड़ेंगे? महात्मा गांधी जी के में। सुभाष चंद्र बोस दिमाग लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे? महात्मा गांधी जी के नाम से एक बटालियन बना दी, एक बटालियन जवाहरलाल नेहरू के नाम से बनाई, और एक बटालियन सुभाष चंद्र बोस ने अपने नाम से बनाई। 3 बटालियन, महात्मा गांधी जी बटालियन, जवाहरलाल नेहरू बटालियन, सुभाष चंद्र बोस बटालियन। एक बटालियन सुभाष चंद्र बोस ने महिलाओं के लिए बनाई, और उस बटालियन का नाम रखा रानी लक्ष्मीबाई बटालियन। महिला रहेंगी इसके अंदर। आप जानेंगे INA को 4 भागों में तोड़ दिया, और 4 भागों में तोड़ने के साथ ही आजादी की लड़ाई को सुभाष चंद्र बोस अब आगे लेके जाने वाले हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कुछ नारे दिए, लेकिन आज के समय पर यह पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा कहां से दिया, लेकिन हम इन नारों को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा समय हो गया है समाप्त। दोस्तों ये हमारा कोर्स है जो फाउंडेशन कोर्स चल रहा है एप्लीकेशन पर। यहां से आगे की क्लास को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो इस निर्माण बैच में फाउंडेशन में आप जुड़ सकते हैं, जनरल अवेयरनेस का, इसमें जीके मेरे द्वारा पढ़ाई जाएगी। इसमें साथियों थ्योरी प्लस क्वेश्चन रहेंगे, डेली लाइव क्लास रहेगी। 2024 के नए कंटेंट के साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा।
फ्री पीडीएफ वगैरह टेस्ट सीरीज आपके सामने रहेंगी। कॉम्बो पैस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, जिसमें आपको सभी टीचरों की क्लास मिल जाएंगी। सर कैसे मिलेगा ये कोर्स? तो साथियों ये कोर्स आपको एप्लीकेशन साइंस मैग्नेट से मिलेगा, और ये साथियों आप यहां जाके डेमो भी देख सकते हैं, और बाय नाउ करेंगे तो पेमेंट करने के बाद साथियों आप कोर्स परचेज कर सकते हैं यहां से। साथियों ये आपके लिए एक बेहतरीन सी क्लास थी। कैसी लगी आपको क्लास? क्या किसी को कोई डाउट है, कोई समस्या है? सर एक बार नीलम कुमारी का नाम ले दो, ये यहां पर, हाँ ठीक है, नीलम कुमारी का नाम ले दिया। हाँ क्लियर हुआ? हिमालय की तीसरी चोटी से चोटी का नाम बताइए। बेटा मुझे नहीं पता हिमालय की तीसरी चोटी कौन सी है, सॉरी, इतना ज्ञानी मैं नहीं हूं। चलिए ले दिया मैंने नाम। सर रुक जाइए, ओके रुक गया। सर आपको किसी लड़की ने धोखा दिया है क्या? बेटा लड़की हमें कभी धोखा नहीं देती है, ठीक है, हमें कभी धोखा नहीं देंगी, ठीक है, क्लियर हो गया? बेटा आर के यूट्यूब, आप चाहते हो कि मैं आपको इसी बहाने नाम ले दूं, है ना? सिर्फ यही चाहते हो ना आप ऐसे कमेंट करके? चलिए बेटा इस बैच के अंदर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सबके लिए साथियों बैच रहता है, ठीक है? फाउंडेशन कोर्स है, मतलब आपकी जीके इसके अंदर कंप्लीट करवाई जाएगी, ठीक है? ओके प्रियंका आपका नाम ले दिया, खुश हो जाओ। है मैं कम ही नाम लेता हूं ना बच्चों के, इसलिए आप ऐसा बोलते हो। चलिए बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर मेरा नाम ले दो, बेटा कल तुम सबका नाम लूंगा, ठीक है? अभी वीडियो एक बार लाइक कर दो, जिसने भी लाइक नहीं किया हो चैनल एक बार सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जिससे आपको नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, और टाइम पर साथियों क्लास के अंदर आके जुड़ जाया करो। मैं मिलूंगा साथियों आपसे अगली क्लास में। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपना ध्यान रखिएगा, आजाद रहिएगा और आबाद रहिएगा, बढ़ते रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक।